वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हंट। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसे कोई जबरदस्ती घसीटकर एक सुनसान बिल्डिंग में लेकर जा रहा है। यहीं से सीन कट होता है और हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीन दिखाते हैं जहां किसी डॉक्टर की लापरवाही से एक पेशेंट की मौत हो गई है और इसी कारण वहां पर कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस पेशेंट की मौत हुई है ना, उसकी फॉरेंसिक जांच डॉक्टर कीर्ति नाम की एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रही होती है। कीर्ति और उसकी सीनियर डॉक्टर जिसका नाम शाजी है, वो बॉडी का पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच करके बता देते हैं कि इस पेशेंट के कई हिस्सों को जबरदस्ती एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन के नाम पर डैमेज पहुंचाया गया है। इस पेशेंट का ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने किया है, कीर्ति उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट के बेसिस पर उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक होम मिनिस्टर की तरफ, जो अपने पीआर एजेंसी से कहता है कि रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरी महानता दिखाने के बजाय तुम लोग अपोजिशन के मिनिस्टर थॉमस की आलोचना करो, तभी मैं ये चुनाव जीतूंगा। थॉमस जब हेल्थ मिनिस्टर था तो उसने कई सारे स्कैम्स किए थे। उसने दवाओं और सर्जरीज के नाम पर काफी पैसा बनाया, इसलिए उसके ऐसे कांड और स्कैंडल्स वगैरह ढूंढकर उसका नेगेटिव पीआर करो, तभी मुझे फायदा होगा। यहाँ मिनिस्टर को दिखाने के बाद सीन वापस उसी मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल नारायण बताते हैं कि हमारे कॉलेज में कल बहुत ही जाने माने पैरा साइकोलॉजिस्ट रामास्वामी आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर 7 दिन रहेंगे और वो जब तक यहाँ पर हैं उस दौरान हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और रामास्वामी को यहाँ इन्वाइट करने का आइडिया डॉक्टर रविका का है, तो उनको भी थैंक्स। लेकिन दोस्तों, इस बात से डॉक्टर शाजी खुश नहीं होता। वो बताता है कि एक पैरा साइकोलॉजिस्ट का भला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के बीच में क्या काम, वो तो भूत प्रेत पिशाच और आत्मा वगैरह का धंधा करते हैं, भला हम उनसे क्या ही सीखेंगे। और मैं जानता हूँ कि मेरी तरह आपके मन में भी ये सवाल होगा, पर आप में से कोई पूछेगा नहीं क्योंकि आप सभी बस हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं और सही बात बोलने से डरते हैं। शाजी की बात यहाँ रबिका काटते हुए कहती कि देखो, आप अपनी बात कीजिए, लोगों को शामिल ना कीजिए इसमें। तभी कीर्ति भी बोल पड़ती कि शाजी सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम डॉक्टर साइंस को मानते हैं, ना कि किसी आलतू फालतू की चीजों को। ये भूत प्रेत वाली ये कोई बात नहीं मानते। फिर यहाँ रविका और कीर्ति के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिस पर नारायण कीर्ति को मीटिंग रूम से डांट कर बाहर निकाल देता है। अब अगले दिन रामास्वामी स्टेज से सभी डॉक्टर्स को संबोधित कर रहा होता है। वो नारायण और रबिका को थैंक्स भी कहता है कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया, और फिर वो बताना शुरू करता है पैरासाइकोलॉजी के बारे में कि असल में ये क्या होता है और ये कैसे काम करती है। रामास्वामी कहता है कि कुछ कहते हैं कि ये साइंस है तो कुछ इसको साइंस ही नहीं मानते, साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि पैरासाइकोलॉजी क्या होता है। तो उनकी इस बात पर कीर्ति हाथ उठाते हुए कहती है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो पैरासाइकोलॉजी को साइंस नहीं मानते हैं, मतलब मुझे पैरासाइकोलॉजी पर विश्वास नहीं है। तो रामास्वामी कीर्ति को स्टेज पे बुलाता है और उसे एक चेयर पे बैठने के लिए कहता है, और फिर वो झटके में कीर्ति को सुला देता है और फिर एक चुटकी में उसको नींद से बाहर भी लेकर आ जाता है। रामास्वामी कहता है कि मैं आप सबको आज कीर्ति के जरिए ये दिखाऊंगा कि कैसे हम सभी के माइंड्स एक दूसरे से बिना बोले या बिना किसी को देखे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि टेलीपैथी के जरिए दूर बैठा इंसान अपनी बात किसी दूसरे इंसान के दिमाग तक पहुंचा सकता है। रामास्वामी कीर्ति की आंखों में पट्टी बांध देता है और फिर वो सभी ऑडियंस को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें एक बोट पर 2 लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही घना बादल वाला मौसम है। रामास्वामी सभी से कहता है कि आप सभी इस पेंटिंग को सिर्फ देखिए और मुंह से कुछ मत बोलिए, सिर्फ अपने दिमाग में उस पेंटिंग को बार बार सोचिए और ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे कि आप अपनी बात कीर्ति के दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान कीर्ति की आंखों में पट्टी बंदी होती है, जो कि रामास्वामी के पूछने पर इस पेंटिंग का सारा डिस्क्रिप्शन बिना देखे बता देती है। और जब उसकी आंखों से पट्टी हटती है तो पेंटिंग को देखकर वो भी दंग रह जाती है कि ये तो बिल्कुल सही कहा मैंने। और यहाँ पर रामास्वामी अपना पॉइंट प्रूव कर देता है कि पैरासाइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है, इसे इग्नोर मत करो। यहाँ से सीन ट्रांजिशन करके सीधे 2 मछुआरों की तरफ जाता है जिन्हें एक फिशिंग करने के दौरान पानी के अंदर से एक बहुत भारी ड्रम मिलता है, जिसे जब वो जमीन में लाकर देखते हैं तो वो ड्रम पूरा तारकोल से बना होता है और साथ ही इसमें किसी की लाश मौजूद है जो कि अब कंकाल बन चुका होता है। यानी किसी ने ये लाश तारकोल में चिपकाकर इस तरह उसको ठिकाने लगा दिया। लाश के मिलते पुलिस और मीडिया दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं और इस बॉडी की फॉरेंसिक जांच करने का काम मिलता है कीर्ति को। इस केस को इंस्पेक्टर साईराम और उनका असिस्टेंट सत्यम देख रहा होता है। सत्यम और साईराम से कीर्ति बताती है कि ये लाश असल में एक फीमेल की है जिसकी उम्र मरते वक्त 24 या 25 की रही होगी। साथ ही इसकी मौत को करीब 4 से 5 साल हो चुके हैं। कीर्ति को लाश के मुंह से एक टेनिस बॉल भी मिलती है जिसमें 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन किसके ये पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिर क्या था, पुलिस लग जाती है इस काम में। 4 साल पहले मिसिंग हुए लोगों के केस को वो खंगालने में लग जाती है। इस बीच मिनिस्टर भी पुलिस से कहता है कि इलेक्शन से पहले इस केस को रफा दफा करो। साईराम कहता है कि सर आप चिंता मत करो, तब तक केस सॉल्व हो जाएगा। दूसरी ओर रामास्वामी मेडिकल कॉलेज के उस हिस्से को देखने जा रहा होता है जो कि काफी समय से बंद है और खंडर की तरह पड़ा होता है। ये एक पुराना मुर्दा घर है जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है। रामास्वामी बताते हैं कि ऐसी जगहों पर हो सकता है कोई आत्मा मौजूद हो। कीर्ति फिर से कहती है मैं सब कुछ मान सकती हूँ, लेकिन ये आत्मा और भूत वाली बकवास नहीं मान सकती। वैसे भी अगर सिर्फ आप अंदर जा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो बता रहे हैं वो सच है या झूठ? क्या पता आत्मा हो ही नहीं
और आप हमें उल्टी सीधी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना दो। रामास्वामी कहता है कि ऐसी बात है ना तो तुम खुद जाकर देख लो, बाकी जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे आत्मा मिल ही जाए। जो आत्मा हमारे माइंड और सोच के जैसी होती है और हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, बाकियों को नहीं। उनकी ये बातें सुनकर कीर्ति अकेले अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रामास्वामी कीर्ति को एक EMF मीटर देता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। कोई भी आत्मा एक जगह की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है और अगर कोई भी आत्मा होगी तो ये मीटर डिटेक्ट कर लेगा। बस इस चीज को लेकर कीर्ति अकेले इस मुर्दा घर में दाखिल होती है। जहाँ जाती उसे अपने आसपास किसी के मौजूद होने का एहसास हो जाता है। साथ ही कीर्ति को कुछ दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं, जिसमें कोई एक लड़की को मार रहा है। इसके साथ एक टेनिस बॉल बाउंस करते हुए कीर्ति के पास आकर रुक जाती है। साथ ही उसके EMF मीटर में रीडिंग भी शो हो जाती है और इसके तुरंत बाद ही वो चीखती है और सीधे बेहोश। फिर बेहोश होने के बाद उसे बाकी लोग आकर उठाते हैं। अब कीर्ति को जो ये सारी चीजें महसूस हुई वो क्या था और जो भी दृश्य उसने देखे वो किसके थे, ये सारी बातें उसे परेशान करती हैं। तो कीर्ति का दोस्त अरविंद उससे कहता है कि तुम्हें जो भी हुआ था ना वो सब एक भ्रम था, समझी। इसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर की फर्स्ट फेज कहते हैं। और साथ ही दोस्तों वो कीर्ति को मुबारक भी देता है, लेकिन कीर्ति के दिमाग में बस अभी भी वही सवाल चल रहे हैं कि वहाँ क्या था और वो क्या मर्डर हो रहा था उस इल्यूजन में। दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी होती है। इंस्पेक्टर साईराम को पता चलता है कि ये ड्रम कोई तारकोल का ड्रम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे केमिकल का ड्रम है जिसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रम के जरिए साईराम इस ड्रम को ऑर्डर करने वाली कंपनी के मालिक के पास पहुंच जाता है। असल में पुलिस को ये लग रहा होता है कि ये जिस भी लड़की की मौत हुई है वो केरला में रन होने वाले सेक्स रैकेट्स की वजह से है, जिसकी वजह से आज तक कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। साथ ही इस ड्रम का ऑर्डर देने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी इन्हीं रैकेट्स में इन्वॉल्व था। तो साईराम को उसी पर शक होता है कि हो सकता है वही हो, मगर वो आदमी कहता है कि इस मर्डर में मेरा हाथ नहीं है। तो साईराम कहता है कि इस वक्त तुम ही हो जिस पे हम उंगली उठा सकते हैं, तो जब तक तुम हमें इसके बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं देते तब तक शक की सुई तुम पर ही रहेगी। दूसरी तरफ हम कीर्ति को देखते हैं जो कि अपने घर आई होती है, क्योंकि उसके छोटे भाई कालिदास की आज पुण्यतिथि है। कालिदास जब 10-12 साल का था तभी उसकी मौत हो गई थी, लेकिन कीर्ति अपने उस एक्सपीरियंस की वजह से सोच में है दोस्तों, जो अभी अभी उसको मुर्दा घर में हुआ था। कीर्ति अपनी माँ से पूछती कि माँ क्या आत्माएं होती हैं क्या? उसकी माँ कहती है तुम भगवान पर विश्वास करती हो बेटा? तो कीर्ति झट से जवाब देती है कि माँ मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया को किसी ने तो बनाया, कोई तो क्रिएटर है इसका। अब कीर्ति की माँ कहती जैसे तुम उस क्रिएटर को देखे बिना इस पर विश्वास कर रही हो, ठीक उसी तरह आत्माएं भी होती हैं, बस हम उनको देख नहीं पाते। आगे वो कहती है कि शरीर की तरह आत्मा की भी उतनी ही उम्र होती है। जब कोई इंसान वक्त से पहले किसी कारणवश मर जाता है तो उसकी आत्मा बिना शरीर के हो जाती है, और जब उसकी उम्र पूरी नहीं होती तो वो यूं ही भटकती रहती है। अब इसके बाद दोस्तों जब कीर्ति अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती है तो उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जोर से अपने हॉस्टल की तरफ भागती है और सीधे रूम में घुस जाती है। मगर उसके अलावा किसी को कुछ ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। इस बात से कीर्ति और भी परेशान हो जाती है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसके इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते, इसीलिए वो सीधे जाकर मिलती है रामास्वामी से और उन्हें इन सब के बारे में बताती है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है, मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है। रामास्वामी कीर्ति से कहता है कि अगर तुम किसी आत्मा को महसूस कर सकती हो तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि आत्मा उन्हीं से कांटेक्ट करती है जिसका दिमाग उनकी तरह हो। अगर वो तुमसे कम्युनिकेट करना चाह रही है तो उससे डरने के बजाय उसे फेस करो। और रही बात नुकसान पहुंचाने की, तो अगर वो कोई नुकसान पहुंचाना चाहती तो कब का पहुंचा चुकी होती, तो इस बारे में डरो मत, उसे फेस करो। ये कहते हुए रामास्वामी कीर्ति को एक EMF मीटर देता है ताकि कीर्ति को पता चल जाए जब वो आत्मा आएगी। उसी रात दोस्तों जब कीर्ति अपने कमरे में अकेली होती है तो अचानक उसे वही टेनिस बॉल दिखाई देती है और साथ ही उसे कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं, मानो कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और कीर्ति अपने कमरे से बाहर निकलती है तो जाकर पहुंचती है प्रिंसिपल नारायण के रूम में, जहां एक ट्रॉफी रखी हुई है जो कि पिंग पोंग यानी टेबल टेनिस टूर्नामेंट की थी। इसके साथ ही कीर्ति का ये भ्रम खत्म हो जाता है और उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल, यहाँ तक कि वो कहीं गई भी नहीं थी, वो सब उसका भ्रम था। अगली सुबह होते ही कीर्ति जब फिर से प्रिंसिपल के रूम में जाती है तो उसे वही ट्रॉफी नजर आती है। इसके बारे में जब वो अरविंद से सवाल करती है तो पता चलता है कि ये ट्रॉफी असल में एक होनहार डॉक्टर सारा की थी, जो कि 4 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। सारा से पहली बार अरविंद फर्स्ट ईयर में मिला था, जब सारा और उसके दोस्तों ने अरविंद की रैगिंग भी की थी। अब इस मेडिकल कॉलेज में जो बंद मॉर्चुरी है उसके भूतिया होने की खबर पहले से फैली हुई थी हर जगह। कहा जाता है कि यहाँ पर अनक्लेम्ड बॉडीज को रखा जाता है, जिन्होंने या तो खुद की जान ली होती है या उन्हें किसी ने मारा हो, वो सारी बॉडीज यहाँ पर रखी जाती हैं। और यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। तो सारा और उसके दोस्त नए स्टूडेंट्स को जबरदस्ती रात में यहाँ पर लेकर आते थे और टेनिस बॉल को अंदर मॉर्चुरी में फेंक कर उसे अंदर जाकर ढूंढ कर लाने को कहते थे। अब ये चीजें जब प्रिंसिपल नारायण के पास पहुंची तो उन्होंने सारा और उसके दोस्तों को काफी डांट भी लगाई, लेकिन अरविंद ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। अब जिस ट्रॉफी को कीर्ति ने देखा था
वो उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह को लेकर पुलिस को दे देती है, क्योंकि उसमें मौजूद एक फिंगरप्रिंट बॉडी में मिली टेनिस बॉल में मौजूद एक फिंगरप्रिंट से मैच कर रहा है। अब कीर्ति पुलिस से कहती है इस फिंगरप्रिंट को जो बॉडी है उसके फिंगरप्रिंट से जरा चेक कीजिए। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि सारा हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाती थी। जब उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थॉमस एक सेकेंडरी स्कूल में ऑर्गेनिक कैंटीन का उद्घाटन करने आया था, तो सारा और बाकी स्ट्राइक कर रहे डॉक्टर्स ने उसे रोका था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ की कमी थी और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे उनको ट्रांसफर दे दिया जा रहा था। इसी के साथ कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर पुलिस को दिए हुए सैंपल की फिंगरप्रिंट उस बॉडी से मैच हो जाती है और यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जो बॉडी पुलिस को उस ड्रम से मिली वो असल में सारा की है। अब कीर्ति अपने भ्रम और फाइंडिंग्स के बारे में अरविंद और शाहनवाज को सब बताती है। शाहनवाज यहाँ एक डॉक्टर है और वो सारा से लव करता था, सारा भी उसे पसंद करती थी। लेकिन जब एक बार शाहनवाज किसी मेडिकल कैंप में 5 दिनों के लिए बाहर गया तो उसी दौरान सारा गायब हो गई। शाहनवाज ने सारा को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। पुलिस ने 2 स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया इस मामले में, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई। अब कीर्ति ने अपने भ्रम में जो जो उसको चीजें दिखाई दी, इल्यूजन में, उसके बल पर इतना सब कुछ अकेले कैसे पता कर लिया, ये बात शाहनवाज को हजम नहीं होती। तो वो सीधा कीर्ति से सवाल करने आ जाता है, लेकिन कीर्ति उसके नशे में होने की वजह से उसे अपने रूम से निकाल देती है। उसके जाने के बाद फिर से कीर्ति को भ्रम होता है, इल्यूजन आते हैं, मतलब वही टेनिस बॉल और बाकी चीजें। साथ ही कीर्ति उस टेनिस बॉल को अपने कंप्यूटर पर बाउंस करते हुए भी देखती है। वो टेनिस बॉल बाउंस करते करते कीबोर्ड के जरिए एक मेल आईडी को ओपन कर रहा होता है, जो कि सारा का था। अब जैसे कीर्ति को भ्रम दिखने बंद होते हैं, तो जो उसको मेल आईडी दिखती है और पासवर्ड दिखता है, उससे वो आईडी खोलती है ताकि मेल ओपन हो सके, और वो सारा की होती है। और इस मेल में कीर्ति को ड्राफ्ट से एक अनसेंड मेल मिलता है, जिसमें सारा ने कुछ लिखा हुआ था, मगर कभी उसने ये मेल सेंड नहीं किया। अब सारा ने मेल में क्या लिखा है ये जानने के लिए दोस्तों हमें पास्ट में चलना पड़ेगा। एक दिन जब सारा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी होती है, तभी उसे और बाकी सभी को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि जिस सेकेंडरी स्कूल में थॉमस ने एक ऑर्गेनिक कैंटीन का उद्घाटन किया, उस स्कूल के करीब 100 बच्चे उस कैंटीन का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। अब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, लेकिन ये मैसेज देखकर सभी हैरान होते हैं। इस बारे में सारा सभी से पूछ रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और कई सारे स्कूल के बच्चों को लाया जाता है, जिन्हें सारा और बाकी सभी डॉक्टर्स जल्दी से भर्ती करते हैं। थॉमस खुद बच्चों को अगले दिन देखने आता है, क्योंकि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर थे। लेकिन उसके अगले दिन फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हो जाती है और उस वजह से थॉमस को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन पता नहीं क्यों इन सब में सारा को कुछ गड़बड़ी लग रही होती है, क्योंकि घटना से पहले खबर उसके व्हाट्सएप पर आ गई थी। जरूर इसके पीछे कोई तो चाल है। और यहाँ पे रिवील होता है कि जिस बच्चे की हॉस्पिटल में मौत हुई है उसका नाम कालिदास है। जी हाँ दोस्तों, कालिदास यानी कीर्ति का भाई, जो कि मर गया था। अब जाकर कीर्ति को पता चलता है कि क्यों उसे सारा की आत्मा ये सारी चीजें बताना चाहती है, क्योंकि सारा को इंसाफ चाहिए था। तो दोस्तों इस बारे में सारा इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और कालिदास के मरने के अगले ही दिन सारा जब उसके बेड के पास का डस्टबिन देखती है ना, तो उसमें सारा को एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन मिलता है, जो कि शायद कालिदास को दिया गया था। इस बारे में सारा जाकर रेबेका से बताती है कि इस तरह का इंजेक्शन वार्ड में कैसे आया। और उसी दौरान दोस्तों इस बारे में सारा ने मेल में लिखा हुआ था, जिसे वो किसी को भेजने वाली थी। बस उसे इंतजार था रेबेका के कंफर्मेशन का, मगर वो मिलने से पहले ही सारा को गायब कर दिया गया। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें कीर्ति शाहनवाज और अरविंद दोनों को बताती है, जिस पर अरविंद कहता है कि ये वही इंजेक्शन है जो माइकल जैक्सन को भी दिया गया था। अब शाहनवाज इन लोगों के साथ मिलकर सारा के कातिल को ढूंढने में लग जाता है। इधर पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। दूसरी तरफ अरविंद रेबेका पर नजर रख देता है। तो इस दौरान सारा के मेल से उस ड्राफ्ट वाले मेल को निकालकर शाहनवाज उसे रेबेका को सेंड कर देता है। और ये देखकर रेबेका बुरी तरह से डर जाती है और तब उसे याद आता है कि कैसे उसने सारा से कहा था कि ये सारी बात पुलिस को बताने से पहले हमें प्रिंसिपल को बतानी होगी, क्योंकि कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए तुम ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहने देना। ये पहले की बातें हैं दोस्तों। तो उस समय सारा मान गई थी, लेकिन अभी रेबेका किसी को कॉल करने के बाद वहाँ से निकल जाती है। इस बारे में अरविंद शाहनवाज को खबर देता है और शाहनवाज कीर्ति के साथ रेबेका का पीछा करने लग जाता है। रेबेका जाती है एक फार्म हाउस में, जो देखकर शाहनवाज कीर्ति को गाड़ी में रुकने के लिए कहकर उसके पीछे जाता है। और दोस्तों इस दौरान अचानक से कीर्ति को फिर से कुछ चीजें दिखने लगती है। वो इस वक्त रेबेका को देख पाती है, जो कि फार्म हाउस में किसी के इंतजार में है। तभी अचानक से वहाँ पर वही टेनिस बॉल बाउंस करते हुए आती है और हर तरफ वहाँ पर रखी हुई चीजें हवा में खुद उछलकर गिरने लगती हैं। यहाँ तक कि एक शराब की बोतल अपने आप टूट जाती है और वो आकर रेबेका के पैर में लगती है। घायल रेबेका जब अपनी मरहम पट्टी कर रही होती है, ठीक उसी वक्त उसके सामने का शीशा कई टुकड़ों में छिटक कर टूट जाता है और कोई अनजान शक्ति रेबेका को ऊपर उछालकर नीचे फेंक देती है। और फिर उसी टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा खुद ब खुद उठकर रेबेका को काट देता है, उसके गले को, और इसी पॉइंट पर रेबेका की मौत हो जाती है। ये सारी चीजें कीर्ति को दिखाई देती है उसके इल्यूजन में।
उधर एक खिड़की के जरिए ये सब शहनवाज भी देख रहा होता है। तभी शहनवाज वहाँ पर एक आदमी को आते हुए देखता है जो कि असल में इन्हीं के मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर रमेश है। रमेश को देखकर शहनवाज चौंक जाता है एकदम से। और ये जो रमेश है ना, ये उन्हीं लड़कों में से था जिन्हें पुलिस ने सारा के मिसिंग होने के बाद पकड़ा था, मगर किसी के भी खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से सबको छोड़ दिया गया था। शहनवाज इसके बाद वहां से चला जाता है और अगले ही पल हम वहां इंस्पेक्टर साईराम और सत्यम को देखते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट नारायण बताता है कि हमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रेबेका ने खुद की जान ले ली है। मगर ये सब कुछ काफी अजीब है दोस्तों। अब इस फार्म हाउस में रेबेका की मौत के वक्त रमेश आया था, तो उसे साईराम पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है, मगर रमेश किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो बस कहता है कि मैं अपने वकील के सामने ही मुंह खोलूंगा। बाकी रेबेका ने मुझे बुलाया और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो मरी हुई थी। इस पॉइंट पर साईराम रमेश को जाने तो देता है, मगर साथ ही वो कहता है कि हम लोग सारा के केस पर भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, कहीं आपको सच में अपने वकील की जरूरत ना पड़ जाए। साईराम ने तो रमेश को छोड़ दिया था, लेकिन शहनवाज ऐसा नहीं करेगा। वो अरविंद और कीर्ति के साथ रमेश को पकड़कर एक सुनसान जगह पे लेकर जाता है, जहां काफी मार कूट करने के बाद रमेश अपना मुंह खोल लेता है। असल में जब स्कूल के बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया था, पहले की बात है दोस्तों, तब उनका इलाज रमेश ने किया था और सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हो गए थे। एक रात रमेश को रेबेका बुलाती है और उसे मिलाती है अकबर नाम के एक आदमी से। अकबर असल में पॉलिटिकल पीआर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था और ये लोग किसी भी तरह इस बार के असेंबली इलेक्शन में बड़ा फेरबदल करना चाहते थे। इसीलिए अकबर रमेश को 2 करोड़ एडवांस देते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को इंजेक्शन देकर मारना है, जिसके लिए रमेश पहले तो मना कर देता है, मगर फिर वो रेबेका के समझाने पर ये करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि 2 करोड़ मिल रहे थे। फिर क्या था, उसी रात रमेश ने कालिदास की ड्रिप में इंजेक्शन डाल दिया, जिससे कालिदास की मौत हो गई और इस वजह से हेल्थ मिनिस्टर थॉमस को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि इलेक्शन में एज अ होम मिनिस्टर उठने वाले थे, पर उन्हें पहले ही मैदान से बाहर कर दिया गया। अब जैसा कि हम सब कुछ जानते हैं कि ये सारी बात सारा को पता लग गई थी, और जब ये बात अकबर को पता लगी कि सारा को पता है, तो उसने सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। फिर रमेश की मदद से सारा को किडनैप कर लिया गया और फिर उसको मार भी दिया गया। इन सभी चीजों में रमेश भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि रेबेका। बाकी रमेश को अपनी गलती का पछतावा तो था, पर शहनवाज उसे बुरी तरह मार रहा होता है। मगर फिलहाल कीर्ति ये चाहती है कि उसे कानून सजा दे, ना कि हम लोग, तो वो शहनवाज को ऐसा करने से रोक देती है। तभी इन सब में रमेश वहाँ से भाग खड़ा होता है और शहनवाज उसके पीछे जाता है, अरविंद और कीर्ति इन दोनों के पीछे। मगर तभी अचानक से कीर्ति रुक जाती है और उसके दिमाग पर सारा की आत्मा का कब्जा हो जाता है, जिसके साथ ही कीर्ति को रमेश दिखने लगता है, जो कि बेतहाशा भाग रहा होता है। तभी उसको जंगल में कालिदास की आत्मा दिखती है। इस कारण वो और तेज और भागता है, जिस वजह से वो पटरी के बीचों बीच आ जाता है, जहाँ अचानक आ रही ट्रेन उसे कुचल देती है। और ये देखते कीर्ति समझ जाती है कि सारा उसके जरिए अपना बदला पूरा कर रही है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। रमेश की मौत के बाद पुलिस आती है और सभी को फिर से लगता है कि रमेश ने खुद अपनी जान ले ली। पुलिस को भी जल्द पता चल जाता है कि रेबेका और रमेश की मरने वाली जगह पर शहनवाज की गाड़ी देखी गई थी, इसीलिए अब वो शहनवाज पर उंगली उठाते हैं। मगर शहनवाज के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता, ना पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ होता है, इसलिए पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। अब मरने से पहले रमेश ने जो भी कन्फेस किया था वो वीडियो कीर्ति फेसबुक पे डाल देती है, जिससे अकबर का नाम सामने आ जाता है कि कैसे उसने सारा और कालिदास नाम के बच्चे को इलेक्शन की वजह से मरवा दिया। सत्यम भी समझ जाता है दोस्तों कि अब अगला जो खून होने वाला है वो पक्का अकबर का ही होगा, क्योंकि ये जो भी बदला ले रहा है वो अगला टारगेट अकबर को रखेगा। इसीलिए सत्यम अकबर का फोन ट्रेस करवाने लग जाता है। साथ ही इधर कीर्ति तो अब इन सब में नहीं पड़ना चाहती, ये मतलब खून खराबे में, मगर शहनवाज के सर पर बदले का भूत सवार होता है, इसलिए वो कीर्ति को बिना बताए अरविंद के साथ जाकर अकबर को किडनैप कर लेता है, जो कि किडनैप होने से पहले किसी से बात कर रहा था। तो अकबर का फोन तो वहीं गिर जाता है, लेकिन सत्यम को नहीं पता होता, क्योंकि वो फोन को ट्रेस कर रहा है और आखिर बार वो जहां पर गिरेगा उसी की लोकेशन उसे मिलेगी। इसीलिए अकबर का सिर्फ फोन मिलता है, ना कि अकबर खुद। तो उस फोन के डेटा से सत्यम को उस आदमी का पता चल जाता है जिससे अकबर बात कर रहा था आखिरी टाइम। उस आदमी का नंबर देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर साईराम का नंबर है, जो कि अकबर को शहनवाज और अरविंद के हाथों से बचाने के लिए वहाँ कीर्ति को लेकर पहुंच गया था। सत्यम अब साईराम के फोन को ट्रेस करने लग जाता है और इधर अकबर अरविंद से और साईराम शहनवाज से लड़ने लगता है। पर इसके पहले हम चलते हैं दोस्तों जरा फ्लैशबैक में, जो कि कीर्ति को दिखता है। जब सारा को अकबर ने रमेश की मदद से किडनैप कर लिया था, तो उसे लेकर अकबर साईराम के पास आया, मगर साईराम अंधेरे में खड़ा था, इसीलिए उसको सारा का चेहरा दिख नहीं पाया और अकबर ने ही सारा को बेहोश किया था। साथ ही सारा की टेनिस बॉल को उसके मुंह में साईराम नहीं रखा था, मतलब वो दूसरा फिंगरप्रिंट साईराम का ही था इस बॉल पर। खैर, इसके बाद इन लोगों ने सारा को एक ड्रम में डालकर उसे
पानी में डलवा दिया। और ये सब साईराम ने क्यों किया, आप भी सोच रहे होंगे। तो असल में जिस पॉलिटिकल पीआर कंपनी का अकबर एमडी था, साईराम उस कंपनी का ओनर था और ये कंपनी साईराम की ही है। अभी जो होम मिनिस्टर है ना, उसे साईराम ने इलेक्शन जितवाया, वो उसका क्लाइंट था। मगर साईराम इलेक्शन जितवाने के लिए ये सारी चीजें करता है। ये बात होम मिनिस्टर को नहीं पता थी, क्योंकि उसको तो जीतना था बस। और इस कंपनी का तरीका भी यही है कि अपने काम को सीक्रेट रखते हुए क्लाइंट्स को नहीं बताना, क्लाइंट्स को बस रिजल्ट्स देना है। बाकी उस वक्त कालिदास को बस मरने के लिए चुना गया था। मौत तो किसी भी बच्चे की हो सकती थी, और जब सारा को पता चला तो उसको भी रास्ते से हटा दिया साईराम ने। बाकी कालिदास की मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी इन लोगों ने ऐसे ही पैसे खिलाकर फेरबदलाव कर दिया। ऐसे पॉलिटिकल पीआर करके इलेक्शन रिजल्ट में फेरबदल करना, यही साईराम की कंपनी का मकसद है। इसलिए उसने ये सारी चीजें की। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इन चारों की लड़ाई के बीच कीर्ति को सारा की टेनिस बॉल दिखाई देती है। मतलब कि सारा आ चुकी थी और सारा की आत्मा इस बार खुद आकर साईराम और अकबर को मारना शुरू करती है। और यहाँ दोनों को सारा नजर भी आती है। सारा की आत्मा किसी धुंध की तरह होती है दोस्तों। वो कभी अकबर को तो कभी साईराम को दीवार पर पटकती, तो कभी उनको उछालकर छत से टकराती, फिर वापस जमीन पर फेंक देती। और ये सारी चीजें इस बार अरविंद और शहनवाज के सामने होती हैं। आखिर में सारा साईराम के ऊपर एक पूरी दीवार तोड़कर गिरा देती है। मौके पर उसकी मौत हो जाती है, जिसके साथ ही कीर्ति और शहनवाज के साथ सारा का भी मकसद पूरा हो जाता है। अरविंद, कीर्ति और शहनवाज अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मगर अभी अकबर जेल में है दोस्तों, जिसके पास वही टेनिस बॉल बाउंस करते हुए आती है और इस पॉइंट पर सारा उसका भी खेल खत्म कर देती है। इन्हीं चीजों के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।